तो आज हम लोग पी बल्क एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पी बल्क एलिमेंट्स का ऑलरेडी 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के या प्ले लिस्ट में जाइए और या पी बल्क एलिमेंट्स के या प्ले लिस्ट में से और जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए। आज हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे फर्स्ट बात होता है कि ऑक्सो एसिड कहते किसे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वैसे एसिड जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन हो उसको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं, और नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड मतलब कि नाइट्रोजन का वैसा एसिड जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन हो, यानी कि कह सकते हैं कि द एसिड्स हैविंग ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सो एसिड। और नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड को हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि द एसिडिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड के हम एक बात करते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड का, जिसका फार्मूला होता है H2N2O2। तो H2N2O2 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। OH एक नाइट्रोजन से लगा होता है, दूसरा OH दूसरे नाइट्रोजन से लगा होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे तो +1 होता है। कहता है कि बेसिसिटी की अगर हम बात करें कि हाइपोनाइट्रस एसिड का जो बेसिसिटी जो होता है वह 2 होता है। और बेसिसिटी के लिए आप लोग जानते हो कि कोई भी एसिड्स वाटर में डिजल्व होकर जितना H+ आयन रिलीज करता है वह उसका बेसिसिटी होता है। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो होता है वाटर में जब डिजल्व होता है तो 2 H+ आयन रिलीज करता है। एक यहाँ से H+ आयन रिलीज करता है, एक यहाँ से H+ आयन रिलीज करता है। इसके कारण इसकी बेसिसिटी जो हो गई वह 2 हो गई। अब कहता है कि एक चीज़ को याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है वही हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में रिलीज होता है। ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और H+ आयन के फॉर्म में रिलीज कर देगा। और H+ आयन के फॉर्म में रिलीज करने के कारण इस बॉन्ड के कारण बेसिसिटी 1 हो गई और इस बॉन्ड के कारण बेसिसिटी 1 हो गई, यानी कि कंप्लीट इस एसिड का जो बेसिसिटी होगा वह 2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड है HNO2। इसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह +3 होता है और बेसिसिटी 1 होगा। इसलिए बेसिसिटी 1 होगा क्योंकि स्ट्रक्चर से आप लोग देख रहे हो कि यही जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो H+ आयन के फॉर्म में यही हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा कोई तो हाइड्रोजन इसमें है भी नहीं जो H+ आयन के फॉर्म में निकले। और नाइट्रस एसिड जो होता है वह अनस्टेबल होता है। क्लियर। कहता है कि यह एसिड जो होता है वह अनस्टेबल होता है, लेकिन यह स्टेबल साल्ट बनाता है NaNO3 सोडियम के साथ स्टेबल साल्ट बनाता है। इसको हम सोडियम नाइट्राइड कहेंगे। कहता है कि नेक्स्ट एसिड होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 को हम लोग को पढ़ना भी है। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड होता है, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। बेसिसिटी इसकी 1 होती है। 1 बेसिसिटी इसलिए होती है क्योंकि यह
एक ही हाइड्रोजन है जो H+ आयन के फॉर्म में रिलीज होगा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +5 होता है। उसके बाद HNO4 है जिसका नाम होता है पर नाइट्रिक एसिड, ये भी अनस्टेबल होता है। कहता है कि पर नाइट्रिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन के बीच में अगर एक बॉन्ड हो जाए तो उस कंपाउंड के नाम में पर लग जाता है। इसकी भी बेसिसिटी 1 है क्योंकि एक ही H+ आयन है जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद रिलीज होगा। क्लियर। उसके बाद हम नाइट्रस एसिड पे बातचीत करेंगे। कहता है कि नाइट्रस एसिड जो होता है वह 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इसका रेजोनेटिंग फॉर्म है। कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इसका +3 होता है और यह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आप जानते हो कि जब एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो जाए तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये भी आप लोग जानते हो कि अगर सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट के मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में हो तो वह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 से +5 तक होता है और HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपना बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, यानी कि यह स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी तरह काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के भी तरफ काम करेगा। तो कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरफ काम कर रहा है तो ये रिएक्शन है कि SO2 का रिएक्शन HNO2 से करा देते हैं, H2SO4 कर देता है, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से बढ़ाकर +6 कर दिया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि H2O2 से HNO2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है जो -2 में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसके बाद कहता है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है, कहता है कि NO2 जो है वह स्टेबल कंपाउंड नहीं है। NO2 जो है वह स्टेबल कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए NO2 स्टेबल कंपाउंड नहीं है कि इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे NO2 का तो स्ट्रक्चर से आपको क्लियर है इस नाइट्रोजन के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 हमने नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को दिखला दिया। क्लियर। ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है और इस ऑक्सीजन के साथ यह क्या करता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो अपना यह दोनों लोन पेयर को इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व किया और इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यह कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग वाले बॉन्ड में इन्वॉल्व किया। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर बच जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ये जो है वह ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाता है। और ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में आपको पता है कि ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होता है वह स्टेबल नहीं होता है। इसलिए क्या करता है कि NO2 का एक मोलेक्यूल NO2 के दूसरे मोलेक्यूल से कंबाइन हो जाता है और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे NO2 में जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और N2O4 का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर। और इसमें और इस स्पीशीज में आप देख रहे हो
कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये जो होता है वो स्टेबल स्पीशीज होता है। क्लियर। कहता है कि बॉन्ड एंगल की बात करें, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि NO2 प्लस में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है। NO2 में 134 का होता है, यहाँ पे 120 का होता है NO3 माइनस में, और NO2 माइनस में 115 का होता है। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, बल्कि सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहता है कि एक हम बात करें कि NO2 में भी हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp है, और NO2 माइनस में भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, और सब में दो ही ऑक्सीजन है, फिर भी इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह थोड़ा सा कम हो जाता है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि NO2 माइनस पे बॉन्ड एंगल 115 का है और NO2 पर 134 डिग्री का है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, इसके लिए रीज़न ये है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अभी ऊपर में देखे हो कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचा, जबकि NO2 माइनस पे आप देखोगे कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। वेस्पर थ्योरी के बेसिस से आप इसका शेप निकाल सकते हो। तो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यह लोन पेयर का काम करेगा, और लोन पेयर का काम करेगा तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक एसिड में। तो कहता है कि नाइट्रिक एसिड ग्रुप 15 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। HNO3 इसका फार्मूला होता है। कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड को हम लैब में बनाते कैसे हैं? तो कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन H2SO4 से करा दें, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस कंपाउंड को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, या फिर इसको हम सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हैं, और नाइट्रिक एसिड बनता है। क्लियर। लेकिन कहता है कि कमर्शियल लेवल पे अगर नाइट्रिक एसिड बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? तो कमर्शियल लेवल पर जो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, याद रखिएगा, इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। किस प्रोसेस से? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि अमोनिया का जो रिएक्शन होता है वो हम ऑक्सीजन से कराते हैं प्लेटिनम के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन फर्दर ऑक्सीजन से होता है और NO2 बनता है। और इस NO2 को क्या किया जाता है कि वाटर में डिजल्व किया जाता है, और NO2 को वाटर में डिजल्व करने से एक्वस फॉर्म में नाइट्रिक एसिड बनता है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि NO गैस, यानी NO गैस रिलीज होता है। जिस NO गैस को क्या करते हैं कि फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि NO का रिएक्शन ऑक्सीजन से होने के बाद NO2 बन रहा है, और फिर यहाँ पे रिएक्शन में NO निकल रहा है, तो इस NO का मतलब कि इस रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। और इस प्रकार से जो HNO3 जो मिलता है, जो नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है, इस नाइट्रिक एसिड जो होता है वह 68% कंसनट्रेट होता है, यानी कि बाकी जो 32% होगा इसमें वाटर होगा। तो इसको हाईली कंसनट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को रिमूव करते हैं, और वाटर को रिमूव करने के लिए H2SO4 का यूज होता है, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 को यूज कर हम इसको 98% तक कंसनट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि H2SO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 के बारे में याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कहीं पर भी H2SO4 अगर हम रख दें
तो वहाँ से वह वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर को हटा देता है। और वाटर के हटाने के प्रॉपर्टी के कारण हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यानी कि HNO3 को कंसंट्रेट करने के लिए, यानी कि HNO3 से वाटर को रिमूव करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि HNO3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए H2SO4 का यूज होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं HNO3 के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री का होता है, 105 डिग्री का होता है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 96 पिकोमीटर का होता है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 140.6 पिकोमीटर का होता है। और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 1 to 1 पिकोमीटर का होता है। और बीच का एंगल जो होता है इसका 130 डिग्री का होता है। कहता है कि यह दोनों बॉन्ड का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होता है, क्योंकि इसके बीच में एक रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस को आप लोग यहाँ से देख रहे हो, इस ऑक्सीजन के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड दिखला रहे हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। फिर यह नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, यहाँ पर एक रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो कहता है कि प्योर HNO3 जो है वह कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका एक पंजेंट तीखा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है, तीखा स्मेल होता है। और इसमें अगर इम्प्यूरिटीज आ जाए तो रंग इसका येलो हो जाता है। इम्प्यूरिटीज में रंग इसका येलो हो जाता है, क्योंकि इम्प्यूरिटीज के रूप में इसमें NO2 आ जाता है। और NO2 के आने के कारण क्या होता है, कलर इसका येलोइश हो जाता है, येलो हो जाता है। तो एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट बात तो है कि एसिडिक नेचर का होगा। तो एसिडिक हम इसको क्यों कहेंगे, तो इसलिए इसको एसिडिक कहेंगे कि या वाटर में डिजॉल्व करने के बाद या H+ आयन रिलीज करता है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जो स्पेसीज वाटर में H+ आयन रिलीज करता है उसको हम लोग एसिडिक मानते हैं। दूसरा है कि जो स्पेसीज ब्लू लिटमस को रेड कर दे वह एसिड होता है। तो HNO3 जो है या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे भी हम कहेंगे कि यह एसिडिक है। कहता है कि यह दूसरी चीज यह है कि यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर HNO3 जो होता है HNO2 के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस बात को आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और ये बात हम लोग बढ़िया से जानते हैं, अच्छा से जानते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसमें कोवालेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है और साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो चूंकि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या +5 है, इसलिए यह ज़्यादा एसिडिक भी होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। यानी कि HNO3 के रेस्पेक्ट, यानी कि HNO3 जो होगा HNO2 के रेस्पेक्ट में एसिडिक भी ज़्यादा होगा और क्या कहते हैं कि एसिडिक भी ज़्यादा होगा और कोवालेंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम इसके इस बेसिस पर भी कह सकते हैं कि HNO3 का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लें तो इसमें 3 ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जबकि NO2- का लें इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। इस बात को थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, कहता है कि HNO3 जो है वो H+ आयन रिलीज करेगा तो H+ और NO3- बनाएगा। क्लियर। और NO3- को अगर हम इस टाइप से अगर लिखें, इसमें एक कोवालेंट बॉन्ड है और इस
पे निगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड एक बार यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो एक स्ट्रक्चर इस टाइप से माइनस, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसको इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराओ, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कराओ, तो एन यहाँ पे ओ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ माइनस, यानी कि यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 3। लेकिन NO2 माइनस में एक या बॉन्ड या माइनस, फिर माइनस शिफ्ट कराओ, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि NO2 माइनस में आप लोग देख रहे हो कि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और एक चीज़ आप लोग जानते हो कि जिस इंटरमीडिएट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना ही अधिक होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि NO3 माइनस जो होगा, NO3 माइनस जो होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा NO2 माइनस से, और चूंकि यह स्टेबल ज़्यादा है तो इसका फॉर्मेशन तेज़ी से होगा, इसका फॉर्मेशन तेज़ी से नहीं होगा। तो इसका फॉर्मेशन तेज़ी से होगा, इसका मतलब हुआ कि HNO3 जो है वह H प्लस आयन तेज़ी से रिलीज करेगा। क्लियर? तो इस बेसिस पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी, जो पीछे में अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखा है यहाँ पर भी है, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस माइनस, फिर माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट किया, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, माइनस यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 ठो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे बात करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। और ये भी हम बात जानते हैं कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एलिमेंट का हो जाए किसी कंपाउंड्स में, तो जो कंपाउंड होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो चूंकि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अतः HNO3 जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि यह कॉपर जैसे मेटल को, और कॉपर तो फिर भी एक मेटल है, यह नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। याद रखने की वाली बात है कि कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करता है और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कहता है कि HNO3 का जो रिएक्शन पैटर्न है वह कंसंट्रेट HNO3 का कुछ अलग होता है और डाइल्यूट HNO3 का कुछ अलग होता है। तो पहले हम लोग कंसंट्रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वह टूटता है H2O में, NO2 में, और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखनी होगी। क्लियर? फिर हम इसका कॉपर का रिएक्शन कराते हैं, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। कॉपर का रिएक्शन HNO3 से होता है, फिर CO बनता है, NO2 बनता है, वाटर बनता है, फिर CO का फर्दर रिएक्शन होता है, और यहाँ पे CuNO3 का होल 2 बनता है और वाटर रिलीज करता है। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो CO से CO यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको देगा। उसी प्रकार से जिंक से रिएक्शन होता है कि Zn का रिएक्शन HNO2 से, तो ZnNO3 और H प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होता है। फिर HNO3 का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है, H2O बनता है, NO2 बनता है। इस रिएक्शन को हमने ऐड कर लिया। इसमें डाइल्यूट से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो पहले इस रिएक्शन को तो आपको दिमाग पर रखना होगा कि डाइल्यूट HNO3 जो है H2O से रिएक्शन करेगा तो 2NO बनाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करेगा। तो इसका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट से कराते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि N2O बनता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बनता है। इस रिएक्शन को आपको बाय हार्ट करना होगा
याद करना होगा। इस रिएक्शन को याद करना भी होगा, याद रखना भी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। फिर कॉपर से रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन है कॉपर के साथ। तो रिएक्शन को आपको याद रखना होगा, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखोगे कि जिंक से, आयरन से और टिन से अगर डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करता है तो N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। एक चीज़ को दिमाग पे हमेशा रखना है कि जिस पैटर्न में डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन कॉपर के साथ होता है, उसी पैटर्न का रिएक्शन आप जिंक से, आयरन से और टिन से नहीं करा सकते हो। रिएक्शन का पैटर्न बदलेगा, चेंज होगा। इस बात को दिमाग पे रखा जाएगा। क्लियर? कहता है कि यह नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोनिक एसिड में। अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है, और कार्बोनिक एसिड बना तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। क्लियर? और जो चीज़ नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे उसका तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ जो होगा, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी जो होगा वो बहुत अधिक होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आयोडीन से इसका रिएक्शन हो रहा है, तो आयोडीन को भी क्या कर रहा है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयोडीन को यहाँ पे +5 में लेकर जा रहा है, +5 में लेकर जा रहा है। सल्फर को इस रिएक्शन में देखोगे कि सल्फर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर को +6 में लेकर जा रहा है। यहाँ पे देखोगे कि फास्फोरस को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से फास्फोरस को यहाँ पे +5 में लेकर जा रहा है। क्लियर? तो जो सल्फर को, फास्फोरस को, कार्बन को जो ऑक्सीडाइज कर दे, यानी कि जो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे, बेहिचक कहेंगे कि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो उसकी बहुत अधिक है। तो HNO3 जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको आप लोग आराम से कहोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कहते हैं कि HNO3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। इसके मैकेनिज्म को बहुत ढंग से समझेंगे लोग। इसमें एक टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें हम जस्ट बना हुआ, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं। मतलब कि FeSO4 को हम अपने यूज करने के लिए बनाते हैं, पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। फिर H2SO4 लेते हैं, तो FeSO4 में क्या करते हैं कि H2SO4 को हम डाल देते हैं। कहते हैं कि जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आता है ना अपने, और HNO3 मतलब यानी कि नाइट्रेट आयन हमको लेना है, तो नाइट्रेट आयन लेना है, यानी कि HNO3 भी आप ले सकते हो या NaNO3 भी ले सकते हो। मतलब नाइट्रेट NO3 आयन ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और नाइट्रेट आयन आप डालें, H2SO4 हम डाल के रखते हैं। तो कहता है कि जहाँ पे दोनों लेयर एक दूसरे में जहाँ पे ही कनेक्ट होता है वहीं पे ब्राउन रिंग बनता है। क्लियर? अब यानी कि पहले से आप H2SO4 और ये डाल के रखे हो, FeSO4 डाले, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा वहीं पे यह ब्राउन रिंग बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखनी है। कहते हैं इसका रिएक्शन जो होता है, अगर आपने NaNO3 लिया है, क्योंकि हमने जस्ट अभी बोला, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप HNO3 लो, आपको नाइट्रेट आयन होना चाहिए। तो HNO3 से भी आ सकता है, सॉरी NaNO3 से भी आ सकता है, HNO3 से भी आ सकता है। तो आपको नाइट्रेट आयन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो कहता है कि NaNO3 का रिएक्शन H2SO4 से होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि इसको सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हो, और नाइट्रस एसिड बनता है HNO2। फिर कहता है कि FeSO4 इस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है H2SO4 की उपस्थिति में और फेरिक सल्फेट बनाता है। यानी एक चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसको हम फेरिक सल्फेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई?
फेरिक सल्फेट और NO बनता है, फिर वाटर निकल जाता है। फिर यह FeSO4 करता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है NO है, इससे रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। याद रखना है कि इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसी का कलर जो होता है वह ब्राउन होता है, यानी यही जो है वह ब्राउन रिंग है जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस चीज़ को याद रखना होगा कि हमेशा यह पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और नाइट्रोजन का भी कितना है। देखिए सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन हम 2 लिख दिए हैं, नाइट्रोजन भी यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। चलिए 1 कर दिए, नाइट्रोजन भी +1 में होता है और Fe भी 1 में होता है। इस बात को समझेंगे लोग, इस बात को हम आगे समझाएंगे भी। कहते हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे हम लोग देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होता है, तो आंख बंद करके मार देते हैं। और NO पे हम लोग जैसे ही विचार करेंगे तो हम लोग कह देंगे कि NO जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि सल्फेट आयन से यह न्यूट्रलाइज हो रहा है। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है और H2O पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस कंपाउंड में +1 है, इस कंपाउंड पर +1 चार्ज होता है। इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। क्लियर। उसके बाद याद रखना होगा कि यह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है यानी कि इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसके कारण आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है N × N+2, आप BM आप लोग जानते हो, तो निकालोगे तो ये आपका इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। क्लियर। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम फास्फोरस के बात करेंगे, इलेक्ट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। तो फर्स्ट बात तो यह है इलेक्ट्रोप्स हम किसको कहते हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे कि वैसा सबस्टांस जिसका फिजिकल फॉर्म अलग अलग हो, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, हमने सल्फर बोल दिया, सॉरी, फास्फोरस। कहते हैं कि फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस कहा जाता है, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम लोग बातचीत करें तो व्हाइट फास्फोरस कहता है कि बनता कैसे है। सबसे पहले ये बात हम लोग करते हैं, तो कहता है कि फास्फेट का जो रॉक होता है, यानी कि जो चट्टान होता है, जैसे कि अब कैल्शियम फास्फेट है, जिसको हम सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ हीट कर दें, स्ट्रॉन्ग हीट कर दें, तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऐसी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर लें बाय द यूजिंग ऑफ द कार्बन को यूज़ किया हमने, इसको हीट किया, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल गया और जो मिला ये हमारा व्हाइट फास्फोरस होगा। क्लियर। व्हाइट फास्फोरस के बारे में आप जानिए कि स्ट्रक्चर जो होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, जैसे कि नॉर्मली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड एंगल आप जानते हो कि 109.28 का होता है। ये आप जानते हो कि स्ट्रक्चर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.28 का होता है। लेकिन फास्फोरस में जो बॉन्ड लेंथ जो होता है या जो बॉन्ड लेंथ होता है वह 60 डिग्री का होता है। तो एक जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बॉन्ड लेंथ से इसके बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस है, इसलिए यह कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। यानी कि फास्फोरस जो होता है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो अनस्टेबल होता है।
तो इसकी अनस्टेबिलिटी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इसके खुद का स्ट्रक्चर्स, तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ का बात करें हम इसका, तो कहता है कि यह एक्सप्लोजर मतलब कि आप वाइट फास्फोरस को अगर हम लाइट में रखते हैं या फिर हम ऑक्सीजन के परसेंस में रखते हैं तो कहते हैं कि येलोइश कलर में को यह देता है, और इसी येलोइश कलर को देने के कारण जिसको हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं, कहता है यह विक्स के जैसा, मोम के जैसा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट है तो आराम से इसको चाकू से हम काट लेंगे, और इसमें गार्लिक ऑर्डर होता है यानी कि लहसुन के जैसा स्मेल होता है। याद रखिएगा कि फास्फोरस का जो स्मेल होता है वह लहसुन के जो जैसा होता है, और यह हाईली पॉइजनस होता है, और हाईली पॉइजनस होने के कारण इसका यूज जो होता है वह रैट किलर में होता है। रैट किलर यानी कि चूहा को मारने वाला जो आता है उसमें वाइट फास्फोरस यूज होता है। कहते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कि CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होता है। और यह अंधेरे में क्या करता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो यह ग्लो करने लगता है, जिसको हम फास्फोरेंस के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि जो श्मशान होता है, शमशान होता है, जहाँ पे मुर्दा वगैरह होता है, जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है, वहाँ पे तो हड्डी होती है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि रात में कभी कभी एक आग के जैसा निकलता है, जिसको हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो एक्चुअली है क्या कि अगर श्मशान है, शमशान है, तो वहाँ पे हड्डी है ही, और हड्डी में फास्फोरस होता है, तो वो फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जल जाएगा, जिसको हम लोग भूत वगैरह भी समझ लेंगे हैं। तो जुगनू जो होता है, जुगनू अपने बॉडी से फास्फोरस रिलीज करता है, इसलिए जुगनू रात को चमकता है। उसके बाद कहता है कि ये अब इसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट काटने के लिए हम इसको पानी में रखते हैं, ताकि ऐसे रख देंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जल जाएगा, इसलिए हम इसको पानी में डुबा कर रखते हैं। कहता है कि फास्फोरस का रिएक्शन अगर हम एनी वे से करा दें इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का हम एटमॉस्फेयर दे दें, तो वहाँ से सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनता है और फॉस्फीन बनता है। यह रिएक्शन याद रखिएगा, क्योंकि यह रिएक्शन बार बार पूछा गया है, पूछता भी है। क्लियर? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट और कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। क्लियर? तब तक लिए थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलना तो अच्छा नहीं लगता है फिर भी, ठीक है? थैंक्स।